2017 का जब मेंस बैच ज्वाइन किया था तो मेरे को था कि मेरा प्री निकल जाएगा लेकिन एक 2017 का ऐसा एग्जाम था जब प्री का रिजल्ट भी 2 बार आया था। तो पहले तो प्री क्लियर नहीं हुआ, तो अब मेंस की तैयारी फिर मैंने उसके बाद स्टॉप कर दी। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, रिजल्ट रिवाइज हुआ, एसएससी ने दोबारा रिजल्ट रिवाइज किया था 2017 का, तो उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया। फिर मैंने मेंस दिया लेकिन मेरी प्रिपरेशन टूट गई थी, ब्रेक हो गई थी, तो मेरा वो मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो उसके बाद डिमोटिवेट था, तो मैंने सोचा कि एसएससी शायद मेरे लिए नहीं है। तो हेलो। जब भी मैं ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, हमेशा मैं एक लाइन बोलता हूँ कि आज तक मैंने ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं देखा जिसने लगातार मेहनत की हो और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ हो। इन्हीं चीज़ों से, और वो मैं लाइन क्यों बोलता हूँ, आज हमारे साथ है परिणीत, एक स्टूडेंट, और इन्हीं के दम पर मैं वो लाइन यूज़ करता हूँ। परिणीत ने 2017 में एसएससी की जर्नी शुरू की। 2017 में थोड़ी सी तैयारी करने के बाद ये चले गए दूसरी तरफ 2018 में दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, जैसे स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे। 2019 में फिर से एसएससी में आए। क्या कारण था वो तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। 2019 में फिर से अच्छी तैयारी की और 2020 में लास्ट में रह गए, थोड़ा सा फाइनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई। 2021 में कोविड की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन 2022 में आखिर फाइनल सिलेक्शन ले ही लिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने लगातार मेहनत की हो और सिलेक्शन नहीं हुआ हो। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे परिणीत से कि उनकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और वो खुद कहाँ से हैं, और 10th और 12th में साथ ही हम लोग परसेंटेज भी पूछेंगे कि इनके परसेंटेज क्या थे, साथ ही इनका मीडियम कौन सा रहा है। सबसे पहले तो मैं पवन राव सर का और मदर्स कोचिंग हब का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि सारा सब कुछ मैंने जो एग्जैक्टली सब कुछ सीखा है वो पवन राव सर से सीखा है। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम परिणीत माथुर है और मैं भरतपुर का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग सारी भरतपुर से हुई है। 10th और 12th, 10th में मेरी परसेंटेज 78 थी और 12th में 74 इंग्लिश मीडियम से। बचपन से ही इंग्लिश मीडियम मेरा इंग्लिश ही रहा था। तो चलिए थोड़ी सी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। 2017 में तैयारी शुरू की, कैसे एसएससी में परिणीत आए और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स झेली इन्होंने, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेरी ग्रेजुएशन जयपुर से ही हुई है, JCRC कॉलेज से बीटेक किया है। तो बीटेक जब कंप्लीट हुआ उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया था LNT में। तो मैं ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहा था, तो मैं वापस से अपने घर चले गया था भरतपुर। लेकिन जब घर पे गया तो एक एसएससी का नाम समझ में आया कि सबने बोला भैया ने कि एसएससी के एग्ज़ाम्स भी देने चाहिए। और मेरे घर के सामने ही सर के एक स्टूडेंट रहते थे, केतन भैया, जो अब IAS ऑफिसर हैं। तो उनसे भी मालूम पड़ा कि वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे जब, तो उनसे मालूम पड़ा कि वो एसएससी के थ्रू गए हैं। तो मेरा एक तरीके से एक क्रेज़ बढ़ गया कि यार एसएससी के थ्रू हम ऑफिसर बन सकते हैं, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसा हाइप मिलना, मतलब एक ऑफिसर बनना, ये सभी सोसाइटी में एक बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। तो फिर वहाँ से लगा कि अब मैंने ज्वाइन ही नहीं किया फिर LNT, और मैं फिर इधर 2017 में ही जयपुर आ गया कोचिंग के लिए। और सीधा जयपुर में आने के बाद आपको सोचना नहीं था कि कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नाम था, मदर्स कोचिंग हब। तो मैंने सीधा पवन राव सर का जो मेंस का बैच था वो ज्वाइन किया था। तो जब भी आप लोग तैयारी करते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो ध्यान रखना ओनली आप सिलेक्ट नहीं होते, आपके आसपास के लोग भी इंस्पायर होते हैं। हमारे एक स्टूडेंट है केतन गर्ग, 2012 बैच में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और अभी तो वो IAS है। काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, और उन्होंने जैसे उनका सिलेक्शन हुआ तो अभी बातचीत से पता चला परिणीत भी उन्हीं से इंस्पायर हुए और एसएससी की तरफ आए। परिणीत, थोड़ा सा मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा, सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी पर तो हम लोग आएंगे बाद में, लेकिन मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि 2020 में, 2021 में जो आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई, जिनको आपने ओवरकम किया, मतलब इसी से बच्चे इंस्पायर होते हैं। जैसे आपने परेशानी झेली, बहुत सारे बच्चे कमरे में बैठकर सोचते रहते हैं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, एक साल में सिलेक्शन निकाल ले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मतलब इंस्पायर भी होते हैं इन चीज़ों से। तो आपने कैसे उस चीज़ को मतलब झेला, उन प्रॉब्लम्स को, और कैसे उससे बाहर निकले? सर थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा इस बारे में। 2017 का जब मेंस बैच ज्वाइन किया था तो मेरे को था कि मेरा प्री निकल जाएगा लेकिन एक 2017 का ऐसा एग्ज़ाम था जब प्री का रिजल्ट भी 2 बार आया था। तो पहले बार में प्री क्लियर में रह गया था।
तो वहाँ से डिमोटिवेट हो गया कि अब तो प्री क्लियर नहीं हुआ, तो अब मेंस की तैयारी फिर मैंने उसके बाद स्टॉप कर दी। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या, रिजल्ट रिवाइज हुआ, एसएससी ने दोबारा रिजल्ट रिवाइज किया था 2017 का, तो उसमें मेरा प्री क्लियर हो गया। फिर मैंने मेंस दिया, लेकिन मेरी प्रिपरेशन टूट गई थी, ब्रेक हो गई थी, तो मेरा वो मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो उसके बाद डिमोटिवेट था, तो मैंने सोचा कि एसएससी शायद मेरे लिए नहीं है, तो मैं स्टेट एग्जाम देने लग गया और थोड़ा बैंक्स के एग्जाम भी देने लग गया। और दोनों ही थोड़ा सा एसएससी से अलग ही हैं, आप इनको एक साथ शायद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कोई सुपर इंटेलिजेंट बच्चा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि अपनी कैपेबिलिटी क्या है। तो उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। लेकिन फिर हुआ क्या, फिर जब 2018 में भी नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं हुआ, फिर पवन राव सर का ऐसे यूट्यूब चला रहा था मैं, तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि एकदम से सर का वीडियो आया है जिसमें सर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो वो मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा कि इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। तो फिर मैंने वहाँ से वापस से एसएससी की तरफ वापस से पढ़ाई स्टार्ट करी। सर फिर उसके बाद जब मैंने देखा कि सर मैं पढ़ने लग गया वहाँ पर, फिर धीरे मालूम पड़ा कि सर का अनअकैडमी पे कोर्स लॉन्च हुआ है। तो मैंने फिर वहाँ से कोर्स ले लिया, 2019 में वहाँ से पढ़ाई करी और पूरे नोट्स एकदम डिटेल में बनाए। और 2020 में भी मेरा 2019 में डिस्क्रिप्टिव नहीं निकला था, और 2020 में मेरी प्रिपरेशन पूरी फुल प्रूफ थी। लेकिन लास्ट में हुआ क्या कि प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स हमारा कोविड की वजह से एग्ज़ाम लेट हो गया था, और 28 जनवरी 2022 का एग्ज़ाम था, लेकिन 2 हफ्ते पहले मेरी मदर को कोविड हो गया। तो वहाँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं ही अकेला अटेंडेंट था, तो वहाँ थोड़ा सा ब्रेक हो गई मेरी स्टडी। और शायद वो एग्ज़ाम निकला, मेंस निकला, डिस्क्रिप्टिव निकला, लेकिन डीवी में मैं फिर डीवी तक गया, उसके बाद रैंक फाइनल रिजल्ट नहीं आया 2020 में। और फिर मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि 2021 का मैं अटैम्प्ट भी नहीं कर पाया, और 2021 मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। उसके बाद मेरे को मालूम था मेरी एज अब एज हो जाएगी, तो मेरे पास कोई पोस्ट नहीं थी। लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि जैसे एक यूट्यूब पे चैनल है आरबी शुभम, उन्होंने बताया कि एज रिकॉर्डिंग होगी और एक अटैम्प्ट गवर्नमेंट जो है एक्स्ट्रा देगी, जो कोविड की वजह से बच्चों का वेस्ट हुआ है, एक्सपीरियंस का वेस्ट हुआ है। तो फिर वहाँ से मेरे को एक वापस से मोटिवेशन आया कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी 2020 में, निकलना चाहिए था एग्जाम, लेकिन शायद ये एक मौका मेरे को और मिला है। तो मैंने वापस से इसकी तैयारी करी, और क्योंकि पहले से तैयारी अच्छी थी, तो फिर इस बार 2022 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 153 आया मेरा AA में। तो जैसा आप लोगों ने खुद नहीं देखा कि कहाँ से तैयारी शुरू की, कितनी प्रॉब्लम्स हुई। कोविड के दौरान मदर को भी कोविड हो गया और काफ़ी दिन वेंटिलेटर पर भी रहे वो, इन्होंने संभाला, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, ऑल इंडिया 153 रैंक लाना बहुत बड़ी बात है भाई। और साथ ही हम लोग अब थोड़ी सी बातचीत को आगे बढ़ाकर, जैसे मुझे हमेशा लगता है कि एक टीचर का काम आसान है, मुझे करना क्या है, पिछले मैं 13 ईयर से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक स्टूडेंट को ओनली 1 साल या 1.5 साल या 2 साल में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, टाइपिंग, ये सारी चीज़ करते हुए फाइनल सिलेक्शन भी लेना है। तो एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, टीचर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। काफ़ी बार बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हम लोग साथ साथ बैंक का एग्जाम भी दे सकते हैं क्या। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1 साल तक किसी भी चीज़ की तैयारी करो, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो 1 साल तक ओनली और ओनली आपको एसएससी के बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही आपकी उसकी तैयारी अच्छी हो जाए, उसके बाद आप दूसरे एग्जाम्स के बारे में भी सोच सकते हो। नहीं तो काफ़ी बार प्रॉब्लम भी हो जाती है कि वो एसएससी भी नहीं निकल पाता और दूसरे एग्जाम्स भी नहीं निकल पाते। तो अब हम लोग स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे इन्होंने मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश कहाँ से कैसे कैसे तैयारी की, ये थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि मेन हमारा वीडियो इसी के लिए होता है ताकि आप लोग देख पाओ कि हर बच्चा अलग अलग टाइप से तैयारी कर रहा है, कोई कैसे तैयारी कर रहा है। आपकी खुद की स्ट्रेटेजी एक बनानी है। हम लोग परिणीत की अब थोड़ा सा स्ट्रेटेजी जानते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, थोड़ा सा डिटेल से बताइए परिणीत अपने स्टूडेंट्स को। तो जब 2022 का नोटिफिकेशन आया तो सभी लोग डिस्टर्ब हो गए कि ये क्या हो गया, कि एकदम से पैटर्न बिल्कुल चेंज, मतलब सभी बच्चे बहुत ज़्यादा, इवन जो भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे थे, रिपीटर्स भी थे, सबकी प्रिपरेशन एकदम से, क्योंकि लगा कि अब क्या करें, कि एकदम से क्योंकि पूरा ही कि पूरा चेंज हो गया, सब्जेक्ट भी ऐड हो गए, कंप्यूटर और टाइपिंग दोनों मीन्स के साथ ही। तो जब मेरे को था कि अभी मौका है, क्योंकि एक पैटर्न चेंज हुआ है, तो सभी बच्चे डिस्टर्ब हैं, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन उस समय मैंने तुरंत ही स्टार्ट कर दी, ब्रेक नहीं लिया बिल्कुल प्रिपरेशन में। और मेरे को एक बैक ऑफ द माइंड मेरे ये भी था कि मेरे को AA भी क्रैक करना है, क्योंकि प्री क्वालिफाई हो गया था, तो मेरे लेकिन ये था कि प्री में AA कट ऑफ तो ऊपर जाएगी। तो मैंने कहा कि प्री में ही अपनी पूरी प्रिपरेशन में मेंस भी और प्री भी दोनों की पूरी प्रिपरेशन अभी के अभी कर लेता हूँ। तो मेरे प्री में बहुत अच्छे नंबर आ गए और AA की प्री में कट ऑफ क्लियर हो गई। फिर उसके बाद जब मेंस में जो सेक्शन हो गए, अब 2 सेक्शन में पेपर डिवाइड हो गया,
तो इवन अब देखा जाएगा कि प्री में मैथ्स का पेपर भी ईजी आ रहा था, रीजनिंग भी सही से आ रही थी, पेपर का लेवल थोड़ा डाउन हो गया था एसएससी का पिछले पिछले पेपरों से। तो मैंने कहा कि अब अपने टाइम की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अब है मेन बात एक्यूरेसी की, क्योंकि आप पेपर एक बार कर सकते हो। इवन जीएस और इंग्लिश में तो ऐसा था कि 1 घंटे का पूरा था, तो आप वापस से आप 2 बार पेपर कर सकते थे, वो इतना टाइम था। तो यहाँ पे बात है एक्यूरेसी की, तो मैंने उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। मैथ्स में मेरा बेसिक पूरा क्लियर कर रखा था सर ने, तो मैथ्स में मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। रीजनिंग मैंने रीजनिंग में मेरे का ठीक था, मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी नहीं रीजनिंग में, अपने आप ही जो प्रीवियस पेपर थे और जो किसी टॉपिक में प्रॉब्लम होती थी तो मैं इसका सेक्शन करता था। और मैथ्स में एक और चीज़ थी कि कैलकुलेशन, सर जैसे बताते थे कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपको टाइम बचाना है, आपको सेकंड नहीं मिली सेकंड भी बचाना है। जैसे सर बताते थे कि मल्टीप्लाई करना आजकल कोई टीचर नहीं सिखाता इस तरीके से, सर मल्टीप्लाई करना सिखाते थे कि वो एक जैसे नंबरों से हम लोग बचपन में स्कूल में सीखते थे वैसे सर सिखाते थे स्पून फीडिंग। और ऐड करना सर बताते जैसे कि 5 और 6 बोलते थे तो और नहीं बोलना है बीच में, ये सर नहीं बताया हम सबको कि सेकंड नहीं मिली सेकंड भी बचाना है आपको, क्योंकि वो आगे आपके कहीं ना कहीं जिस क्वेश्चन में अटकोगे वो वहाँ पे काम आएगा आपके। तो ये मेरी मैथ्स और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी थी। इंग्लिश मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने वोकैब के लिए न्यूज़पेपर पढ़ता था और एडिटोरियल पढ़ता था पीडीएफ, और नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 बुक है उससे मैंने इंग्लिश कंप्लीट करी। जीएस के लिए बता दूं मैं कि कोई भी जीएस को 100% नहीं कर सकता, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल होती है और जीएस का सिलेबस भी इतना वाइड है, तो जीएस को एक सोर्स से भी नहीं पढ़ा सकता। तो मैंने मल्टीपल सोर्स से जीएस पढ़ा। जो जीएस की बुक थी लूसेंट, तो वो मैंने 10 बार शायद रिवाइज करी होगी, और पीडीएफ मैंने पढ़ता था और यूट्यूब पे पढ़ता था जीएस के बारे में, और स्टैटिक भी पढ़ता था। और करंट, हाँ एक चीज़ बता दूं मैं, इस बार जो हुआ 2022 में, जो पहले बोलते थे कि करंट आती है कि 6 महीने की पढ़ लो या साल भर की पढ़ लो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं इस बार 2022 के मेंस में, क्योंकि करंट एक किसी मंथ की आई ही नहीं, आप पता ही नहीं ला सकते थे कि करंट तो। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि मैंने इतने समय से पढ़ रहा था ना, तो मुझे आइडिया हो गया था कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो वो चीज़ का मुझे को फायदा हुआ। तो देखिए भाई, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। एक बार पूरा का पूरा सिलेबस होने के बाद आपको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा अपनी एक्यूरेसी पर। हमेशा थोड़े से अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो फिर आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। सिलेक्शन के लिए आपको अपनी स्पीड तो बढ़ानी है, साथ एक्यूरेसी पर भी विशेष तौर पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग जानते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अपने पास मॉक देने की, और अगर आप बता सकें तो साथ साथ कि प्रत्येक सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट कौन सा करना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट को कितने कितने मिनट हम लोग दे सकते हैं, जिससे प्री में भी हमारा स्कोर बहुत अच्छा आ जाए। तो मॉक के लिए बता दूं मैं, क्योंकि आप ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे ना मॉक्स के मार्क्स से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो पहली चीज़ बता दूं, कभी भी मॉक्स के मार्क्स से आपको डिमोटिवेट होना है, क्योंकि ये रियल पेपर नहीं है। आप तो अभी इंप्रूवमेंट करोगे ही करोगे, क्योंकि मॉक्स आपको बताता है कि कहाँ आपकी कमियाँ हैं। और मॉक्स के मार्क्स ना देखकर आप रैंक देखें और परसेंटाइल देखें, क्योंकि आजकल टेस्ट सीरीज में परसेंटाइल भी बताते हैं। तो मैंने मदर्स की मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी थी और भी मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले रखी थी। तो मैं देखता था कि मैं कभी भी नहीं हुआ, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज मेरे बहुत कम नंबर भी आए और बहुत अच्छे नंबर भी आए। मैं एक सा रहता था कि ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है अगले पेपर में मेरे नंबर कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, कि ये तो मेरी प्रिपरेशन में है और पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर मॉक में, क्योंकि मॉक में कई बार फैंसी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं जो एसएससी से रिलेवेंट भी नहीं होते हैं, जो एसएससी कभी नहीं पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन में डाल दिए जाते हैं, तो इसमें बच्चा फंस जाता है। तो मॉक में कभी आपको, और मॉक की साथ साथ लगाने आपको प्रिपरेशन, जैसे आप मैथ्स में पढ़ रहे हो, आपका भले ही एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, लेकिन आप मॉक दो, उससे क्या होगा आगे के, एक तो उस चैप्टर के आपके रिवाइज हो जाएगा पूरा, और जो आगे के चैप्टर्स आप पढ़ोगे उसमें आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन एसएससी पूछता है। तो जिससे आप जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो आपके माइंडसेट में रहेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टाइप आ गया है, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान दे दूँ। तो ये आपकी मॉक की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और कभी भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है मॉक से। तो मॉक आप लोगों को लगाने ही लगाने हैं। मेन जो चीज़ होती है, अगर आप लोग कभी अगर कहीं पर क्लासेस ले रहे हैं, क्लास आप लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन वीकली आप लोगों को 1 या 2 मॉक हमेशा लगाने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डेली मॉक लगाना शुरू करते हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए होता है जो 1 या 1.5 साल तैयारी कर चुके हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 1 या 2 मॉक ज़्यादा से ज़्यादा आप वीकली लगा सकते हैं। 1.5 साल 2 साल तैयारी करते हुए हो चुके हैं तो फिर डेली भी आप लोग मॉक लगा सकते हैं। मॉक का एनालिसिस करना मेन बात है, क्योंकि आपके जो मार्क्स बढ़ते हैं वो एनालिसिस से ही बढ़ते हैं। नंबर ऑफ मॉक्स कितने भी आप लोग लगाइए, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं। और मॉक लगाते टाइम आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन पर, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर भी क्यों गलत हो रहा है उस चीज़ पर आपको देखनी है। मेन बात वही है कि आपकी एक्यूरेसी
ठीक होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या मोटिवेट करता रहा। आप 2017 से लगे हुए हैं और फाइनल मतलब 100% लेना ही लेना सिलेक्शन है, क्या इतने दिन क्या मोटिवेट किया आपको? सर सबसे पहले तो डिमोटिवेशन बता देता हूँ कि आपको डिमोटिवेट करने वाले हमेशा ही ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप एक अनएम्प्लॉयड हो जाते हो। आप कॉलेज से निकलने के बाद एक अनएम्प्लॉयड कराते हो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो सभी जगह से डिमोटिवेशन मिलता था। लेकिन जो हमारे टीचर्स होते हैं ना, वो आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेंगे, ये बात तो फैक्ट है, क्योंकि वो अपना काम जितनी ईमानदारी से करते हैं उतना ही आपको भी ईमानदार होना पड़ेगा अपने प्रिपरेशन में। तो सर से हमेशा मोटिवेशन मिलता था। और जैसे कभी मेरा इतना ज़्यादा अटेम्प्ट्स फेल हो गया था, मैं CHSL CGL रेलवेज सब में फेल होते आ रहा था, तो डिमोटिवेशन तो आता है ऑब्वियसली आते कोई, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, तो डिमोटिवेशन तो आएगा ही आएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि आपने टारगेट क्या लिया था। आपका टारगेट था SSC निकालना, CGL निकालना, और CGL में भी किसी का भी टारगेट शायद 2800 ग्रेड पे नहीं होता, हमेशा उसको लगता है कि इंस्पेक्टर पोस्ट या 4600 ग्रेड पे से ऊपर जाऊंगा। तो हमेशा एक वो इंटरेस्ट बना रहता है कि हाँ निकालना है, फ्यूचर आपने देख लिया अपना, आपने सपने आपने संजो लिए हैं, तो हमेशा उन्हीं की तरफ वही चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा आपका बूस्टअप रहना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया तो आप अपने 2 घंटे 3 घंटे आप खराब कर रहे हो कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया। वो बोलते रहेंगे, दुनिया है, सब बोलती रहेगी, लेकिन आपको अपनी हमेशा पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपने टीचर्स जो आपको बता रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। तो मेन बात, आपके आसपास ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करते रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो करना है वो करना है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि सर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे मैं इंस्पायर हूँ, लेकिन मैं आपको सही बताता हूँ, परिणीत जैसे जो स्टूडेंट होते हैं इनसे हम लोगों को खुद को भी ऐसे बहुत अच्छा लगता है बातचीत करके, खुद इंस्पायर होता है हम लोग कि 2017 से तैयारी शुरू की, बीच में दूसरी तरफ चले गए और प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन करना है मतलब करना है। जो चीज़ अगर आपने एक बार सपना ले लिया उसको करना ही है जब तक वो सपना अपना पूरा नहीं हो जाए। आइए तो बातचीत करते हैं कि कुछ परिणीत अपने स्टूडेंट्स को बताइए, आपने WO चूज़ किया है, WO के बारे में आपने चूज़ करने से पहले और बाद में बहुत सारी चीज़ें जानी होंगी, तो कुछ इस पोस्ट के बारे में आप अपने स्टूडेंट्स को बताइए। तो अभी मैं अपनी पोस्ट बता देता हूँ। मेरे को मिली है अकाउंट्स असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 153। तो ये पोस्ट आपको बताएगी, ये 4800 ग्रेड पे पोस्ट है और गजेटेड एकमात्र SSC की ऐसी पोस्ट है जिसमें आप गजेटेड पोस्ट मिलती है आपको। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन में ये है कि आपको प्री से ही लगना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी प्री क्वालिफाई हो गया है तो हम केवल कट ऑफ निकाल लें। इसकी कट ऑफ तो अब जाएगी, क्योंकि जो बाकी पोस्ट की कट ऑफ से इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। इस बार भी अराउंड 160 कट ऑफ थी, तो इसलिए आपको पहले से आपको दिमाग में बैक ऑफ द माइंड लेना पड़ेगा कि, और उसके बाद फिर आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना। प्री के बाद ही आपको टाइम 2 महीने मिलता है आजकल मेंस में, तो उतने में आपको मेंस की प्रिपरेशन सारे सब्जेक्ट भी निकालने हैं, टाइपिंग भी करनी है, कंप्यूटर भी करना है, और साथ के साथ इसके भी 2 पेपर होते हैं, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। तो वो दोनों पेपर में भी आपको पूरा, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी अब इस बार तो बहुत अच्छी गई है, तो यानी कि सब बच्चे इसकी भी तैयारी कर रहे हैं अब, तो उसमें भी कट ऑफ ज़्यादा रही है। तो आपको उसके संग में ही, मेंस के संग में ही आपको इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो WO एक बढ़िया पोस्ट है SSC में। अब ये बहुत ही रेपुटेड पोस्ट हो चुकी है WO भी, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो परिणीत आपको बहुत बहुत बधाई, और एक सजेशन मेरा ये रहेगा परिणीत को कि जो भी स्टूडेंट्स आगे आने वाले हैं, किसी को भी थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए आपके सोशल मीडिया के थ्रू, तो ज़रूर बच्चों की आप हेल्प करना। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई आपको।